हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वॉट एवर वर्ड्स वी अटर शुड बी चूजन विद केयर फॉर पीपल विल हियर देम एंड विल इन्फ्लुएंस देम फॉर गुड और इल। आप जो भी कहते हो, जो भी बातें आप बताते हो या फिर कम्युनिकेट करते हो, वो एक तो अच्छी तरीके से जानी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, सामने वाले सुनने चाहिए, और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो अच्छे तरीके से लेना चाहिए, या फिर उसका इम्पैक्ट जो है बुरा भी हो सकता है। सो बेसिकली कहना ये है कि कम्युनिकेशन जब भी करते हैं तो कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। और ये कहना किसका है? बुद्धा जी का। गौतम बुद्धा जी जो है उन्होंने ये चीज़ कही है। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड बैरियर? देखिए, कम्युनिकेशन तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है। सो इट्स एन एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. It requires a sender, a message and an intended recipient. Intended क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि सामने वाला अगर इच्छुक नहीं है, सामने वाले को अगर मैसेज नहीं सुनना है, then he is not a receiver. सिंपल चीज़ है, अगर आपको शास्त्रीय संगीत सुनाने बिठा दिया और आप सुन नहीं रहे हो, सो यू आर नॉट एन इंटेंडेड, यानी एक पर्पसफुल तरीके से जो हम कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो उस पर्पस में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो यू आर अ डिफरेंट पर्सन विद डिफरेंट इंटरेस्ट। तो आप किसी और ग्रुप के साथ, किसी और इंडिविजुअल के साथ आप कम्युनिकेट या फिर कोई और इवेंट अटेंड करना पसंद करोगे, रिसीव करना पसंद करोगे other than Shastri Sangeet. Then barriers are nothing but obstacles. So in a place that prevent us from completing certain tasks. तो barriers is nothing but an hurdle. देखिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हर्डल हो जाता है। अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव जाना है बाई टू व्हीलर, तो हेलमेट इज़ कंपलसरी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमें ट्रैफिक पुलिस अगर रुका कर कुछ पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें 200 300 500 रुपए का फाइन लगता है, तो उस रूट में जाने के लिए वो हमारे लिए हर्डल है, वो हमारे लिए बैरियर बन जाते हैं, राइट। जैसे बैरिकेड्स होते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं। So communication barriers can be defined as the aspect or condition that interfere with effective exchange of ideas or thought. तो ये एक एस्पेक्ट है, ये एक कंडीशन है जहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरफेयर करती है, डिस्टर्ब करती है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है, क्या डिस्टर्ब करती है? वही जो बैरियर कहलाती है। तो ये एक नेचुरल बैरियर भी हो सकता है, सोशल बैरियर भी हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ बैरियर में: फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड परसेप्चुअल बैरियर। तो ये सारे टाइप्स हैं बैरियर्स के। और अलग अलग बैरियर्स में अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग हर्डल्स के बारे में बताया है। फिजिकल यानी अगर आप सुन नहीं सकते और आपके सामने अगर हमने ऑर्केस्ट्रा रखा, तो वो बैरियर है हमारे लिए, आपके लिए। आप सुन नहीं सकते और हम बेमतलब का आपको सुनाने के लिए बैठे। कल्चरल, आपका कल्चरल वैल्यूज़ अलग है, हमारा कल्चरल वैल्यूज़ अलग। लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज अलग है, मेरा लैंग्वेज अलग है, समझ में नहीं आता। कोई साउथ इंडियन है जिन्हें मराठी नहीं आती, जो महाराष्ट्रन है जिन्हें पंजाबी नहीं आती, ठीक है। कोई अमेरिकन है जिसे हिंदी नहीं आती। तो ये लैंग्वेज बैरियर है। इमोशनल बैरियर्स में कुछ लोग इमोशनलेस होते हैं, कुछ लोग एस्थेटिक होते हैं, कुछ लोग बहुत डिवाइन होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग भक्ति में तल्लीन होते हैं, कुछ लोगों को भक्ति नहीं पसंद या फिर वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं भरोसा करते। सो ये इमोशनल बैरियर्स है, ठीक है। देन जेंडर बैरियर है। कुछ जगहों में फीमेल नहीं जा सकते, कुछ जगहों में मेल नहीं जा सकते, लेकिन काम तो करना है, कम्युनिकेशन तो करना है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। आप सीधे आपके मैनेजर के पास नहीं जा सकते, आपको टीम लीडर से बात करके ही जाना पड़ेगा, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल हो जाता है। देन परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर्स में
कुछ परसेप्शन है, कुछ कंसेप्शन है, वो सारे बैरियर्स हम देखते हैं. So physical barrier is related to disturbance in the immediate situation, which can interfere in the course of an effective communication. Some of them are easy to alter, whereas some may prove to be taught obstacles in the process of effective communication. तो फिजिकल बैरियर एक डिस्टर्बेंस है जो इमीडिएट सिचुएशन में आता है, जो इंटरफेयर करता है एक कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे हमने कहा फिजिकल बैरियर्स, आप लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग कहीं और जगह में फंसे हैं, उनका घर कहीं और है, फिजिकल बैरियर है, हम सारे परेशान हैं कि हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली कहाँ पे है, कैसे रह रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये फिजिकल बैरियर. फैक्टर्स कॉजिंग फिजिकल बैरियर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं? डिफेक्ट्स इन मीडिया, मीडिया में डिफेक्ट्स होती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा दूर से आप बात करते हो तो डिस्टेंस की वजह से भी बैरियर आता है. इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, मीडियम जो है, चैनल जो है, उसको आप इग्नोर करते हो और कम्युनिकेट करते हो. देन फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे सुनने नहीं आता, बोलना नहीं आता, समझ में नहीं आता. छोटे 1 साल के बच्चे के सामने अगर आप इकोनॉमिक्स, जीडीपी, गवर्नमेंट के सारे टॉपिक्स अगर आप बात करोगे तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी है, बिकॉज उनका मेंटल एक्चुअल जो है उतना बड़ा नहीं है, उनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उतना बड़ा नहीं है. सो यू हैव टू टॉक विद देम इन देयर मैनर. हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर? टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप अपडेट करें, राइट सूटेबल एनवायरनमेंट सेलेक्ट करें, ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करें, साइंस को ईजियर करें रीड करने में, समझने में, और सप्लीमेंट्री रिटर्न साइंस को भी रखें, पिक्चर्स एज इन विजुअल साइंस भी आप रख सकते हो. सो बेसिकली आपको एक बैकअप ऑफ कम्युनिकेशन रखना है. किसी को सुनने नहीं आता है तो वो एक्शन से बात करेंगे, जैसे हम दमशराज खेलते हैं. किसी को अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो एक इमेज फॉर्मेट में हम उन्हें पिक्चर दिखा सकते हैं, विजुअल साइंस बता सकते हैं. सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप मोटिवेट नहीं हो, अगर आप खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहते कम्युनिकेशन को, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है. सो सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है. Cultural barriers provides cultures provide people always thinking ways of seeing, hearing, and interpreting the world. Similar words can mean different things to people from different cultures even when they talk the same language. So language barrier भी हो सकता है. कल्चरल बैरियर्स में वो कहते हैं कि अगर अलग अलग कल्चर से हम मिलते हैं तो कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है अलग अलग होता है. कुछ लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरे पर्टिकुलर कल्चर में उसका मीनिंग बहुत बुरा भी हो सकता है. सो ये है कल्चरल बैरियर. फैक्टर्स क्या क्या कॉज करते हैं कल्चरल बैरियर को? डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड होता है, लैंग्वेज और एसेंट अलग अलग होते हैं, बिहेवियर और नेचर भी उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग होता है. पंजाबीज आर ऑलवेज एग्रेसिव, नॉर्थ इंडियंस आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव रहते हैं, वो अपने आप को कंजर्व करके रखते हैं. बिहेवियर और नेचर तो कल्चर पे डिपेंड है. देन रिलीजन भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आजकल. रिलीजन वाइज भी हमें कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं. रिलीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल बैरियर. हाउ टू ओवरकम क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट, और आपका जो नॉलेज है बेसिकली, ठीक है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा. अगर आप किसी और के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते तो शायद आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव नहीं कर पाओगे. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू मे लीव. ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है. अगर हमने अडॉप्ट नहीं किया होता, हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता कुछ कल्चरल चेंजेस को, तो शायद इंडिया में नाइट ड्यूटीज़ या नाइट शिफ्ट नहीं होते, ग्रेवयार्ड शिफ्ट नहीं होते, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स नहीं होते, बिकॉज ये सारे जो काम करते हैं हम, सात समंदर पार जो कंट्रीज़ है उनके लिए हम काम करते हैं, और उनके कल्चर्स, उनके टाइमिंग को फॉलो करने के लिए, उनके साथ वर्चुअली बैठकर काम करने के लिए हम रात को यानी नाइट शिफ्ट को जाते हैं. सो कंडक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप को भी कंडक्ट करना चाहिए ताकि समझ में आए कि जो भी कल्चरल बैरियर्स है वो दूर कर सके, और ग्रुप में काम कीजिए और फ्रीक्वेंट मीटिंग करते रहिए.
Language barrier, inability to converse in language that is known by both sender and receiver, is the greatest barrier to effective communication. So लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रहा है, रिसीवर का लैंग्वेज अलग है, सेंडर का लैंग्वेज अलग है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है. When a person uses inappropriate word while conversing or writing, it could lead to misunderstanding between the sender and the receiver. तो कम्युनिकेशन में जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, रिसीवर को वो प्रॉपरली समझे, सेंडर ने प्रॉपरली बताया है, ऐसा कम्युनिकेशन हमें करना है. सो जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, सामने वाले लैंग्वेज, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है. फैक्टर्स कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर, मल्टीलिंगुअल, ठीक है, रीजन, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस. कुछ लोग मल्टीपल लैंग्वेज रहते हैं और उस हिसाब से वो अलग अलग लैंग्वेज को तो मल्टी लैंग्वेज जो है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दिस बैरियर्स. तो हेल्थ इज ऑल्सो अ बैरियर. अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है और आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो और बीच में इतने गैप्स आ जाते हैं, देन अगेन इट्स अ बैरियर. सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के दिन ही ये बड़ा बैरियर आ गया. एनीवेज, तो हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे. सो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए. अगर आप मल्टीलिंगुअल नहीं हो तो ये बैरियर आ सकता है. मल्टीलिंगुअल यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानना, पहचानना, समझना, अंडरस्टैंड करना और बात करना उस अलग अलग लैंग्वेजेस में. रीजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नाइजीरियन से बात करोगे, फ्रांस कंट्रीज़ के लोगों से बात करोगे, पोर्चुगल कंट्रीज से, जर्मनी कंट्रीज से बात करोगे, तो वो उनके रीजन के हिसाब से वो अपना लैंग्वेज बोलेंगे और हमारा जो रीजन है, इंडियन रीजन, वो अलग होता है. तो रीजन भी अलग एक फैक्टर है. वोकैबुलरी हमें नहीं समझ में आती, वो भी एक फैक्टर है. और डिफरेंसेस जो है इंटरप्रेट हम करते हैं. कुछ कंट्रीज़ में जब आप विजुअल कम्युनिकेशन करोगे तो लाल, काला और हरा, ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कलर्स जो है वो बैन है, वो यूज़ नहीं होते. ठीक है, इवन सिग्नल्स के लिए भी वो लाल कलर यूज़ नहीं करते. दैट्स अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है. हमें इंडिया में लाल कलर सिग्नल के लिए माना गया है यूनिवर्सली, तो वो हमें फॉलो करते हैं. सो हाउ टू ओवरकम? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. जो भी नए लोग हैं उनके सामने स्लोली, धीरे धीरे उनको समझे, ऐसे क्लियरली बात करें. क्लैरिफिकेशन के लिए पूछते रहे फ्रीक्वेंटली, हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहे, स्पेसिफिक रहे, टू द पॉइंट रहे. हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली रखे. और सबसे बड़ी चीज़, बी पेशेंट. अपने आप को पेशेंस रखे और संयम से कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाए. Emotional barrier. The emotional states may influence your capacity to make yourself understood and hamper your understanding of others. Many times, emotional barriers on your part or the part of the persons you are speaking, which may inhibit your ability to communicate on an effective level. So, emotional जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है. अगर आप किसी से बात करते हो, दुख भरी दास्तान बताते हो, वो रो देते हैं, दैट्स एन इमोशनल बैरियर. बिकॉज आपका कम्युनिकेशन, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ और उन्होंने आपको रोक दिया और आपको भी रुकना पड़ा. सो वो इमोशनल बैरियर हो जाता है. क्या क्या फैक्टर्स है? फियर, इनसिक्योरिटी एक बड़ी फैक्टर है, मिसट्रस्ट है, स्ट्रेस है. ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है इमोशनल
बैरियर्स की। कैसे ओवरकम करें? मोटिवेशन देते रहे एक दूसरे को, कमिटमेंट चेंज करते रहे, ठीक है, कमिटमेंट करते रहिए, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से उन्हें कम्युनिकेट करते रहिए। पीयर और मेंटर सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग रिकॉग्निशन, जो भी रिकॉग्निशन है उसको एक्सप्रेस कीजिए और वो जो रिकॉग्निशन का जो बिहेवियर है वो प्रैक्टिस करते रहिए। जेंडर बैरियर है, रिलेशनशिप, respect, workplace authority and education are common ways men and women are pitted against each other. So बेसिकली कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर प्रमोशन है तो मेल को मिलना चाहिए, फीमेल्स को कम प्रमोशन मिलता है, दैट्स एन जेंडर बैरियर। उसे हमें ओवरकम करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमें अपने टैलेंट्स के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रमोशंस को लेने चाहिए। और जो स्किल्स है उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जेंडर पे। तो ये जो बैरियर है ये अराइज होता है मैन एंड वुमेन डिफरेंशिएशन की वजह से, लोगों की सोच की वजह से और कम्युनिकेशन गैप की वजह से। फैक्टर्स क्या क्या है जेंडर बैरियर्स के? फियर एंड शाय। अगर किसी लेडी को हमने कॉरपोरेट में बहुत बड़े पोजीशन पर रखा तो वो डर रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलेगा नहीं चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि शाय होते हैं, अपने आप को कॉरपोरेट वर्ल्ड में फिट नहीं कर पाते। सो ये एक जेंडर बैरियर है। एनवायरनमेंट, अगर मेंटली एनवायरनमेंट है उसमें फीमेल या वुमेन आती है तो वो एनवायरनमेंट को भी आप एक एज एन बैरियर देख सकते हो। दैट मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बड़ा बैरियर है। So, how to overcome? The process of bridging the gap in gender communication requires a great deal of patience and understanding that only time and attention will teach. So, patience होना चाहिए, communication gap को bridge करना चाहिए, communication gap हटा देना चाहिए और उसके बाद आपका communication जैसे continuously बढ़ता जाएगा और आपकी understanding बढ़ते जाएगी, that will eradicate and remove the barrier. Organizational barrier, organization structure greatly affect the capabilities of the employees. So अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस लेने हैं तो आपको एक फॉलो करना पड़ता है हायरार्की। अगर हायरार्की आप फॉलो नहीं करोगे दैट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ही देख लीजिए, अगर आपको मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप किसे पूछेंगे? सबसे पहले आपके सब्जेक्ट टीचर को, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर के बाद अगर आपको लगता है कि कोई कोऑर्डिनेटर है जो हमेशा हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, करिकुलम रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशंस या कॉलेज के रिलेटेड हो, तो चलो सर ने नहीं सुना, हमारे सब्जेक्ट टीचर ने नहीं सुना तो उनसे बात करते हैं। तो वो बात करने के बाद आप चले गए आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, वो भी नहीं सुन रहा है, तभी जाके आप अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो, वो भी आपकी बात को समझ नहीं रहे, उसके बाद आप मैनेजमेंट में जाते हो। सो एक हायरार्की। लेकिन कभी कभी ये हायरार्की एक बैरियर भी बन जाता है बिकॉज कुछ क्रूशियल डिसीजंस आपको चाहिए रहते हैं और वो जो डिसीजन जब आप लेते हो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यू कैन नॉट वेट बिकॉज 4 दिन में कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट करना है और 6-7 दिन आपको अप्रूवल के लिए लगते हैं, देन दैट्स अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के बैरियर्स है, वो है रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट्स, डिसिप्टिव टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हमें हटा देना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को जो है हमें अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है और ऑर्गेनाइजेशंस को बैरियर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है वो कम करना चाहिए। अब क्या क्या फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में? स्टेटस रिलेशनशिप। आपके मैनेजर कहते हैं कि टीम मेंबर्स मैनेजर से डायरेक्टली बात नहीं करना चाहिए, आपके लिए टीम लीडर है उनसे आप बात कीजिए और फिर वो मेरे पास आएंगे। सो दैट्स अ स्टेटस रिलेशनशिप कि ये मेरा स्टेटस है, आपका ये स्टेटस है, इन बिटवीन हमारे एक चैनल है उसके थ्रू हम बात करेंगे। वन वे फ्लो, वन वे फ्लो में सिर्फ मैनेजर ही बताएंगे, आपको सुनना है। देर इज़ नो सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन और टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी एक अलग फैक्टर बन जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ के अगर रिजिड हो, इंटैक्ट हो, हार्श हो तो वो भी एक बैरियर बन जाता है। और बहुत सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव लेवल है, मैनेजर लेवल है, मैनेजर के बाद फिर
एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स लेवल है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी लेवल 1 लेवल 2 है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो वो भी एक बड़े बैरियर के तौर पे आता है। कैसे ओवरकम करें? पुअर स्ट्रक्चर टू द कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए और डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन रखिए। वीक वीक डिलीवरी, एक वीक का जो डिलीवरी है, अगर आपका कम्युनिकेशन डिलीवरी वीक है तो उसको ठीक कीजिए। द यूज़ ऑफ रॉन्ग मीडियम टू डिलीवर द कम्युनिकेशन, रॉन्ग मीडियम जो है कम्युनिकेशन का उसे दूर कीजिए और सही वे का कम्युनिकेशन जो है वो डिलीवर कीजिए। सो द यूज़ ऑफ रॉन्ग मीडियम टू डिलीवर द कम्युनिकेशन, रॉन्ग मीडियम को यूज़ करके आपको एक कम्युनिकेशन डिलीवर भी कर सकते हैं। मिक्स्ड मैसेज है, मिक्स मैसेज आपको रखना है। मैसेज इज़ डिलीवर्ड टू द रॉन्ग ऑडियंस, अगर मैसेज रॉन्ग ऑडियंस को डिलीवर कर दिया गया है तो वो भी अ, उस तरीके से भी आप ओवरकम कर सकते हो क्या? नहीं, आपको मैसेज जो डिलीवर करना है वो राइट ऑडियंस को डिलीवर करना है। डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर है आपको प्रॉपरली हायरार्की फॉलो करना है और उस तरीके से आपको अगर अर्जेंट लगता है, क्विक लगता है, तभी जाके आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए और मैसेज क्लियर और इंटैक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। Perceptual barrier, the most common problem is that people have different opinions. So perceptions are nothing but opinion. सबके अलग अलग ओपिनियन है अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। अगर आपने 7-Eleven की मुंबई लोकल नहीं पकड़ी और आप 7-Eleven आपके सामने से निकल रही है, आपने वो ट्रेन इसलिए छोड़ी क्योंकि उसमें बहुत रश है, ठीक है, आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। लेकिन कोई आपके रिलेटिव आ जाते हैं और फिर वो आपके सामने रुकते हैं और बोलते हैं कि 7:21 से हम जाएंगे, तो आप उन्हें बताते हो यार 7-Eleven अभी चली गई मेरे सामने से। देन वो उनका ओपिनियन रखते हैं कि आप तो हमेशा ही लेट आते हो, घर से जल्दी निकला करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ये उनका प्री डिफाइंड ओपिनियन है। तो ये परसेप्चुअल बैरियर है, उनके ओपिनियन को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द वेरिड परसेप्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल गिव राइज टू अ नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जितने ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस है उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रेफरेंसेस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ओरिजिन्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट एक्ट एज फिल्टर्स ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, हमारी कुछ वैल्यूज़ है, हमारे कुछ खुद के प्रेफरेंसेस है, कुछ हमारे आइडियाज़ के ओरिजिन्स है, हमारे भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड्स है, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस है। वो कब उसको आप फ़िल्टर कीजिए और अच्छे से कम्युनिकेट करके ये परसेप्चुअल बैरियर को दूर कर सकते हैं। फैक्टर्स क्या-क्या कॉज़ करते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स को? डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, डिफरेंस इन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है परसेप्चुअल बैरियर्स के। अब इन्हें कैसे ओवरकम करें? स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुने, क्लैरिफाई कीजिए, कुछ कंफ्यूजन है तो काम रहिए, पॉजिटिव रहिए, यही आपका सॉल्यूशन है। If you have any queries, you can ask me below this video in comment section. You can like this video if you are loving the way of lecture. So लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो लेक्चर्स हो रहा है, आई एम एंजॉइंग दिस एंड आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस। Thank you so much for watching. Keep studying and keep practicing. Bye bye.